स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में हम बात कर रहे हैं ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का जो दावा है यूपी में 80% सीटें जीतने का, ये कैसे मुमकिन होगा। हमने ब्रेक से पहले बात की थी उन 16 सीटों की जो बीजेपी पिछली बार हार गई थी। इस बार उस पर किन किन सीटों पर बीजेपी का अच्छा चांस बनता है। अभी हमारे बीच में चर्चा चल रही थी कि बीजेपी इन सीटों में से जितनी अधिकांश बीजेपी अच्छा कर सकती है इन सीटों पर, और ऐसे हालात भी विपक्ष के लिए पैदा कर सकती है कि 80 में 80 ना भी हो तो 74 और या से 76 सीट ये बीजेपी के लिए मुमकिन है। और 73 तो याद कीजिए 2014 में मिला ही था बीजेपी को, तो इस बार मतलब 75 तक जाना बीजेपी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं दिखाई देता। अगर उसी पैटर्न पर वोटिंग होती है, राइडर लगा के मैं कह रहा हूं, देश में अगर वैसा ही माहौल बना हुआ है जैसा नरेंद्र मोदी दावा करते हैं, तो अगर जैसे विपक्ष कहता है कि कोई हवाई उल्टी चल रही है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कह सकता क्या हो जाए। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। दरअसल यूपी के अंदर जहां बीजेपी इन कमजोर सीटों पर काम कर रही है, वहीं साथ साथ कहीं से भी अगर नुकसान की आहट दिखाई देती है, कहीं पर भी कोई नाराजगी किसी वर्ग में दिखाई देती है, तुरंत उसको एड्रेस किया जा रहा है। ऐसी एक बड़ा मुद्दा यूपी में बन गया था, ये भर्ती प्रक्रिया में जो नकल होती है, पेपर लीक होता है उसका। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने कल बड़ा कदम उठाते हुए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया, दोबारा एग्जाम कराने जा रहे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ का जो तरीका है ना कार्रवाई करने का भी, और उससे ज्यादा वो मैसेज कन्वे करने का, जैसे उन्होंने कहा अब ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। पहले भी हमने कार्रवाई की थी इनके ऊपर, दोबारा वक्त आ गया है। जो अब सोचिए, जो नौजवान जो धरना दे रहा था, प्रदर्शन कर रहा था नकल के इसके खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, उसको कितना सुकून मिल रहा होगा ये सुन करके। वो कह रहे हैं ये राष्ट्रीय पाप किया है इन लोगों ने, मैं घर का ना घाट का छोड़ूंगा इन लोगों को, चिंता मत करो मैं इनको बर्बाद कर दूंगा, यही कहना वो चाह रहे हैं। और यूपी के अंदर ये माहौल बनाने की कोशिश थी, सब लोग उठा रहे थे, राहुल, प्रियंका जी, अखिलेश यादव सब उठा रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कर दिया। इसको सचमुच वो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया ना, राष्ट्रीय पाप, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी प्रतिभावान बच्चे के साथ जो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके साथ ही अत्याचार जो होता है वो राष्ट्रीय पाप के अलावा कोई शब्द हो ही नहीं सकता। और अगर राष्ट्रीय पाप हो रहा है, राष्ट्रवादी विमर्श, राष्ट्रीय विमर्श पर काम करने वाले एक पार्टी और एक मठाधीश, एक महंत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर उस पाप का दंड नहीं दे पाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर सवाल खड़ा होगा। लेकिन हमें याद है जब अतीक अहमद, उस वक्त जब चर्चा हो रही थी, जब उमेश पाल के ऊपर हमला हुआ था, हत्या हो गई थी, तो विधानसभा के भीतर और तब बड़े सवाल उठे थे कि एक मुख्यमंत्री भला ऐसे कैसे कह सकता है मिट्टी में मिला देंगे। और वो मिट्टी में मिला देंगे कितने दिन लगे थे, कुछ ही समय में सचमुच पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। आज अगर योगी आदित्यनाथ नकल के मामले में कह रहे हैं कि न घर का छोड़ेंगे न घाट का छोड़ेंगे, तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई नकल माफियाओं पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने
कर दी है। यानी जब वो कह रहे थे तो उसके पहले लोग पकड़े जा चुके हैं, सॉल्वर गिरोह पकड़ा जा चुका है, जो लोग पेपर में शामिल थे 300 के आसपास, वो सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। और अभी जो जिसको कहते हैं ना कि मुख्य साजिशकर्ता कौन है, उसकी तलाश चल रही। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसटीएफ विंग है, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उसने अपना काम बहुत हद तक कर लिया होगा और बचा खुचा इस बात के बाद शायद वो पूरा कर लेंगे। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये छवि तो योगी आदित्यनाथ ने बनाई है। और बच्चों को सचमुच ये सुनकर खुशी मिल रही हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप एग्जाम रद्द करिए फिर से करा दीजिए, उनका तो नुकसान होता है ना भाई। पढ़ाई करेंगे फिर से चले, वो पढ़ाई करें, फिजिकल की तैयारी करें, तो कोई भी परीक्षा नकल पेपर लीक नहीं हो, यह तय करने की जरूरत है। नहीं, और कल ये पूछ रही थी, प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि इन पर बुलडोजर कब चलेगा, जिन्होंने पेपर लीक किया या जिन्होंने नकल करवाई। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो तस्वीर आती होगी। देखिए, प्रियंका गांधी को राजस्थान में जब अशोक गहलोत सरकार थी उस समय जो पेपर लीक हुए उसका बयान भी अशोक गहलोत का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दो राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दोनों जगह पेपर लीक होते हैं और दोनों के मुख्यमंत्री का रिएक्शन कैसा होता है। जब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे तो उन्हीं के उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट धरने पर बैठते हैं और कहते हैं कि यह गलत है, इसकी जांच होना चाहिए। अशोक गहलोत का क्या बयान आता है? अशोक गहलोत का बयान आता है, अधिकारी मिले हुए हैं, मैं क्या करूं, मैं जांच करवा रहा हूं, अधिकारी भ्रष्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो चाहते हैं पेपर लीक ना हो। यह अशोक गहलोत का बयान था। और वही आदित्य योगी का क्या बयान आया कि अगर यह राष्ट्रीय पाप है और हम मिट्टी में मिला देंगे, हम इन्हें न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, और तुरंत परीक्षा कैंसिल कर दी। मुझे लग रहा है बताता है कि एक मुख्यमंत्री कैसे, अगर प्रदेश के अंदर कोई गलत काम होता है, अपराध होता है या कोई पेपर लीक होता है, तो उसकी इच्छा शक्ति बता दी कि किस तरीके से उसे काम करना है। अशोक गहलोत ने किस तरीके से प्रदेश में काम किया था और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया, मुझे लग रहा है बताता है। प्रियंका गांधी अगर कहती है कि बुलडोजर चलना चाहिए, तो प्रियंका गांधी को यह क्यों ध्यान नहीं रहा कि राजस्थान के अंदर जब लगातार पेपर लीक हो रहे थे तब अशोक गहलोत से क्या उन्होंने कहा था एक बार भी फोन करके कि वो बुलडोजर चलाए या इसकी जांच कराए या इसके लिए एसटीएफ बनाए। नहीं, ठीक बात है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में तस्वीर आ रही होगी, अखिलेश यादव आज आगरा में राहुल गांधी की यात्रा के आखिरी दिन, यूपी में राहुल गांधी की यात्रा के आखिरी दिन वो शामिल होने जा रहे हैं और इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा पकड़ लेगी, राजस्थान का रास्ता पकड़ लेगी। अखिलेश यादव दिखेंगे आपको आज जीप पर बैठे हुए, कौन गाड़ी चलाएगा? देखिए, ये तस्वीरें चलाई थी बिहार में। ये जो जगह है, मतलब जहाँ से गुजर रही है, फतेहपुर सीकरी, आगरा, दो सीटें आप आगरा रिजर्व और फतेहपुर सीकरी मानते हैं। 2009 के बाद जो है, मैं कोई कांग्रेस का कोई आधार इन सीटों पे मुझे नहीं लगता है, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं है। देखिए, वो सीटों की अगर जातीय समीकरण भी देखेंगे तो भी कांग्रेस के फेवर में नहीं है। और वैसे भी फतेहपुर सीकरी और आगरा मुस्लिम वोट है वहाँ पे, मुस्लिम वोट है, लेकिन सबसे बड़ा वोट जो है दोनों में है, लेकिन आगरा में जो है दलित वोट बहुत ज्यादा है और उधर फतेहपुर सीकरी में तो जो वैश्य वोट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में मुझे इसी कारण, देखिए, बीजेपी वहां पे बड़ी स्ट्रांगली चुनाव लड़ती है और पिछले दो चुनावों से मुझे जहां तक याद है दोनों सीटें जो है वो बीजेपी के पास ये है। सारी सीटें जो जितनी लगभग जो कांग्रेस को मिली हैं 17 सीटें, सारी हारी हुई सीटें, कांग्रेस की भी और सपा की भी। अभी आपने फतेहपुर सीकरी का जिक्र कर दिया और जो सीटें उनकी हम बात करें। अच्छा, इन अधिकांश सीटों पर से, बल्कि मुझे लग रहा है सभी पर राहुल गांधी की यात्रा गुजर चुकी है, तो जो भी इंपैक्ट राहुल गांधी कांग्रेस के लिए डाल सकते थे वो डाल चुके हैं, अब इससे कुछ बढ़कर नहीं होने वाला मुझे। तो अब आप इस पर बात कर लीजिए। अमेठी रायबरेली की हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं, अमेठी रायबरेली में जाकर कोई अमेठी रायबरेली की बात की ही नहीं थी राहुल गांधी ने। इसके अलावा प्रयागराज की सीट है, वाराणसी की सीट है, वाराणसी छोड़ दीजिए, वहाँ कौन खड़ा होगा ये भी मैटर नहीं करता, नरेंद्र मोदी खड़े हो रहे हैं। प्रयागराज की सीट जो है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? प्रयागराज महाराजगंज, हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, प्रयागराज और महाराजगंज, तो पहले महाराजगंज की बात कर लेते हैं। महाराजगंज में पंकज चौधरी जो भी वित्त राज्य मंत्री हैं वो वहाँ से सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। और वहां से कांग्रेस की जो भी सोशल मीडिया की कोऑर्डिनेटर हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो लड़ी थी और शायद 50,000 के आसपास मत उनको मिले थे। उनके पिता हर्षवर्धन सिंह वहां से सांसद रहे हैं उस सीट से। लेकिन अभी आज की तारीख में कहें तो भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत स्ट्रांग है, कोई बहुत गुंजाइश नहीं दिखती। प्रयागराज की दोनों सीटों की अगर बात करें, एक फूलपुर की बात कर लें जिससे कभी नेहरू जी सांसद हुआ करते थे, जहां पर ये स्वराज भवन, आनंद भवन उसी संसदीय क्षेत्र में आता था। दूसरा प्रयागराज जिसको हम कहें अब जो थोड़ा परिसीमन बदला, तो उसमें जिसमें अभी रीता जोशी और केसरी देवी पटेल हैं। रीता जोशी हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी, कांग्रेस की ही नेता रही,
उन्हीं के भाई विजय बहुगुणा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, अब वो भारतीय जनता पार्टी सांसद है, लेकिन इस बार उनका टिकट कटना लगभग तय है उम्र की वजह से भी। और केशरी देवी पटेल हैं जो फूलपुर से जीती हैं, तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ब्राह्मण और कुर्मी ये जो मतदाता समूह है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐड। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आने के बाद, अखिलेश से समझौता होने के बाद उस एक से बढ़ पाएगी क्या? 80 में एक रायबरेली सोनिया गांधी की सीट निकली थी, राहुल गांधी भी हार गए थे। कहीं और कोई चांस बन रहा है क्या? अभी तो ये बात हो चुकी है, रायबरेली भी बता चुके वो कि बहुत कोई आसान सीट उनके लिए है नहीं। बनारस की बात कर ली, प्रयागराज की बात कर ली, महाराजगंज की बात कर ली, देवरिया की बात कर लेते हैं। देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, ये सीटें भी कांग्रेस ने मांगी हैं। खैर, कांग्रेस के पास अलीगढ़ की सीट नहीं है, पर ये यात्रा अलीगढ़ से गुजरी। लेकिन अलीगढ़ में समीकरण आप देखेंगे तो बिल्कुल ही वो है। 5 लाख वोट वहां पे ब्राह्मण, बनिया और सब लोगों के हैं। बीजेपी इसी कारण वहां जीती थी और बड़े मतलब जोर शोर से जीती थी। कैसे? कल्याण सिंह वहां पे, अलीगढ़ के पास एक जगह है, तो वहाँ कल्याण सिंह का वो बर्थ की जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए, ये जो यात्रा भी जहाँ जहाँ गुजर रही है वहाँ पे भी कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें हैं। वो क्या उन यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे कोई असर डालेगी? मुझे लगता है कि वो भी किसी हालत। ये आखिरी लेग में जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंची तब थोड़ी भीड़ दिखाई दी है। ये जब ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के से गुजर रही है ना, जब सहारनपुर में आई है या अमरोहा में आई है, वहां मुरादाबाद, इस बेल्ट में आकर के भीड़ भाड़ अच्छी खासी देखने को मिली है, वरना ऐसा रिस्पांस कोई बहुत खास उनको यूपी में नहीं मिला था। ये कांग्रेस वाले मेरे ख्याल से लास्ट लेग के वक्त ये भी हुआ है कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका सीट शेयरिंग हो गया है। समाजवादी पार्टी हालांकि आए तो कांग्रेस ही हैं उसमें सारे। इस पे मेरा थोड़ा सा मतभेद रहता है। मैं ये मानता हूं कि इतना बड़ा नेता जब यात्रा निकाल रहा है तो इतने लोग तो वो जुटा ही लेगा। कोई बहुत बड़ी सभा, कोई बहुत बड़ा रैली, रोड शो करना हो तो बात अलग है। वैसे वो कर ही नहीं रहे, वो अपने नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, हाँ, जीप पे खड़े होकर के तो भाषण अपने दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं भर की तो भीड़ जुटा ही लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखा, तो फिर उसका जवाब ये है कि जब एक ही लोकसभा सीट है, 2 ही विधायक हैं आपके पास, तो कौन सी जनता, कौन से कार्यकर्ता होंगे जो राहुल जी के लिए खड़े होंगे यात्रा के लिए? अरे एक अमरोहा की सीट है, अब ये दानिश अली की हमने बात की थी, वो बसपा से लगभग आ चुके हैं और कांग्रेस में आएंगे तो वही लड़ेंगे मेरे ख्याल से। अमरोहा बिल्कुल मुस्लिम सीट है। सहारनपुर में भी ऐसे ही समीकरण बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी अब यहाँ उम्मीद कर रही होगी कांग्रेस की हमारा कुछ बन जाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद की सीट, कानपुर गाजियाबाद पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है वहां। तो गाजियाबाद में तो कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब गठबंधन को कोई बेनिफिट मिलेगा, कुछ मिलेगा। वीके सिंह वहां से ज्यादा मार्जिन से जो सीटें निकाली बीजेपी ने वो हैं। वीके सिंह वहां से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है वहां से। तो मुझे लगता नहीं है कि गाजियाबाद में कोई सीट का फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मायावती के साथ बातचीत कर रही है और मायावती से चाह रही है कि वो चुनाव लड़े। कौन? मायावती या उनका भतीजा जो आकाश आनंद है वो चुनाव लड़े। और शायद ऐसा है कि वो ऐसी सीट पर चुनाव लड़ सकती है जहां से अखिलेश यादव के घर का सदस्य जीतने की पूरी संभावना है। मुसलमान बहुल सीट है, वहां पर बसपा कोई बड़ा उम्मीदवार उतार सकती है, या तो मायावती लड़ सकती है या मायावती का भतीजा या कोई बड़ा नेता लड़ सकता है। चुनाव लड़ेंगे नहीं, मुझे कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस बात कर रही है कि आप लड़े, नहीं लड़े तो परिवार का कोई सदस्य लड़े, या ऐसा उम्मीदवार दे कि जहां से अखिलेश को जीतने में बड़ा मुश्किल। आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए भी दिखाता हूं। समझौता हो गया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। अखिलेश यादव राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जिस बस से वो आ रहे हैं उस बस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है PDA। तो अखिलेश यादव अपनी बस लेकर के आए हैं, उनको राहुल गांधी की जीप पर नहीं बैठना है लगता है। नहीं, देखिए, ये भी दिखाता है ना, दरअसल कहीं तो कुछ बड़ी गड़बड़ है। मतलब अलाइनमेंट गड़बड़ा जाना या थोड़ा बहुत बेसिक कुछ गड़बड़ है। अब इस वक्त ये करने की क्या आवश्यकता थी? आप अभी तक नहीं गए थे, चलो ठीक है, आप अपनी बस लेके घूमिए ना कहीं भी। आज आपको राहुल गांधी की यात्रा में अगर शामिल होना है तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के नाते आपको राहुल गांधी की हैंड होल्डिंग करनी चाहिए थी। आपको अपना अलग एजेंडा चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। वरना जैसे ही आप PDA लिखेंगे तो लोगों को सलीम इकबाल, शेरवानी, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की शक्ल दिखने लगेगी। दूसरी बात है ना सर, वो कहेंगे कि मैं आपकी गाड़ी में क्यों बैठूं, आप मेरी बस में बैठिए। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव यात्रा कौन निकाल रहा है? यूपी के अंदर अखिलेश यादव राहुल गांधी की जीप में क्यों बैठे? लेकिन यात्रा किसकी है? यात्रा तो राहुल गांधी की है ना। यात्रा तो राहुल गांधी की, तो बैठना तो उसी पे चाहिए। अखिलेश यादव भी अपनी गाड़ी लेके निकले हुए हैं, पहले से निकले हुए हैं। पूरे गठबंधन की प्रॉब्लम ये है ना, एक दूसरे की जीप में नहीं बैठना चाहते।
अपनी अपनी जीपें अलग चलाना चाहते हैं। तो नहीं, यही लेकिन प्रॉब्लम। तेजस्वी ने उदाहरण प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर तेजस्वी दृश्य जी था। बैठ गए थे जीप में, बढ़िया नेता की तरह तेजस्वी ने उदाहरण पेश देखिए, किया। अगर कल आप सत्तू अचार पराठा भी खा तो रहे थे। आप पश्चिम बंगाल में जो है दीदी को बैठा लीजिए, अरे हाँ, अरे आप पंजाब में दीदी बैठ आप रही हैं, आप समझ रहे हैं जीप में राहुल गांधी की। तो आप केजरीवाल को आप बैठा लीजिए, देखते हैं बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, देखते हैं। अच्छा, उनका स्टाइल भी इस बार उन्होंने थोड़ा सा विचित्र चुना है ना, बोनट पे खड़े होकर के भाषण देने का। अब ये इनका स्टाइल नहीं है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव बस में चलते हैं और बस की छत पर खड़े होते हैं, और ये जो सभाएं करते हैं बड़ी सभाएं करते हैं, और वाकई में इनकी सभाएं में भीड़ दिखती है अखिलेश यादव की सभाओं में जो आती है, तो उनको लग रहा होगा भैया आप मुझे अपनी इन बड़ी बड़ी रैलियों से निकाल करके आप मेरे को नुक्कड़ सभा में लाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव के पास आधार बहुत बड़ा है ना। आज भी अगर हम कहें तो अखिलेश यादव जिस जगह पर खड़े हैं, 30-35% मत किसी एक पार्टी के पास वो बहुत बड़ी पार्टी होती है, और अखिलेश यादव के पास बहुत जुझारू, बहुत लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के पास तो उसी का मजाक उड़ाते हैं कार्यकर्ता। आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव हारेगी, चुनाव कितनी सीटें जीतेगी वो अलग बात है, लेकिन उसका कार्यकर्ता अंतिम दम तक लड़ता रहता है। वो कहेगा कि अखिलेश भैया हमारे जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी को लेकर वो कॉन्फिडेंस उसके मन में नहीं है। उसका कार्यकर्ता जमीन पर लड़ता नहीं दिखता, वो चुपचाप रहता है, ठीक है यार जीत गए। वो अपनी ही पार्टी की 4 बुराइयां आपको गिनाता हुआ दिखता है। ये भी बेसिक डिफरेंस है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इतनी बड़ी यात्रा प्लान करनी थी, अगर रोड शो में राहुल गांधी के रास्ते के दोनों तरफ एक ठीक ठाक सी भीड़, वो तो कार्यकर्ता ही होते हैं ना, उसको नहीं जुटा पा रही कांग्रेस पार्टी, तो ये भी फिर एक चिंता। राहुल गांधी यूपी में यात्रा लेकर आ रहे थे, अब उम्मीद कर रहे हैं सभी की यूपी से लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ें, अमेठी से लड़ें, कर देते हैं अपना कैंडिडेचर अनाउंस। बिल्कुल यूपी में आता मैं यूपी लड़ रहा हूं, जान आ जाती है भाई वर्कर में। मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी भी कर देती ना। जब सोनिया गांधी ने कहा, जब चिट्ठी लिखी रायबरेली की, तो उसी समय वो घोषणा कर देती कि रायबरेली से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। उस समय घोषणा कर देती, कांग्रेस खुल के घोषणा करती कि हाँ, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भले स्मृति जी ने वहां घर बना लिया हो, राहुल गांधी इस बार वहां चुनौती देंगे। अभी भी राहुल गांधी ये नहीं कह रहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, प्रियंका गांधी ये नहीं कह रही कि मैं चुनाव लड़ूंगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव क्या माहौल बन जाता है। बिल्कुल, कहो ना, आप क्या लग रहा होगा ना कि परिणाम बहुत जो भी पहले हो। हम कर दें, उनको लग रहा है वो बहुत पहले कर दें तो भारतीय जनता पार्टी पिल पड़ेगी, स्मृति ईरानी पिल पड़ेंगी, तो अभी तो ठीक है, पहले पिल अंतिम समय में हम करेंगे, जब करेंगे तब पिल पड़ेंगे। वो शायद राहुल जी सरप्राइज थोड़ा सा रखना अच्छा, चाह रहे हैं अंतिम ब्रेक के बाद आज अब देखिए, हम आपको लगभग 200-250 सीटों का गणित आज आपको हम समझा देंगे। हमने यूपी की 80 सीटों की बात कर ली अच्छे से। ब्रेक के बाद आपको पश्चिम बंगाल पहले लेकर चलेंगे। आज विचित्र घटना हुई वहां पर। संदेश खाली के लोगों से मुलाकात करने के लिए सिविल सोसाइटी की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जा रही थी 6 सदस्यों की, उसी को गिरफ्तार कर लिया ममता सरकार ने। फैक्ट फाइंडिंग टीम को गिरफ्तार कर लिया है, वो जाने तो दिया है नहीं, अरेस्ट ही कर लिया। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, भैया तुम अगर चाहती हो कि मुसलमान वोट तुम्हारे पास टिक जाए, मतलब बटे नहीं, तो आ जाओ हमारे साथ समझौता कर लो, नहीं तो मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। इसके अलावा एमपी में अमित शाह है, वहां की बात करेंगे। राजस्थान, गुजरात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिहार में कैसे अलाइनमेंट होगा बीजेपी और नीतीश कुमार का, इसकी बात एक ब्रेक के बाद।